फ्रेंड्स, मैं चंदन रस। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि ईएसआई जैसे एम्स डीएसएसबी ये सभी जगह पे बार बार पूछे गए हैं। तो इन सभी क्वेश्चन के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो आप सभी अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोला गया कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल टू बी posed by a nurse administrator working in a community setup is। अगर कोई भी नर्स जाती है कम्युनिटी में वर्क करने के लिए तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स क्या होना चाहिए, उनके स्किल क्या होना चाहिए। पहला डॉक्यूमेंटेशन, दूसरा कम्युनिकेशन, तीसरा कोऑर्डिनेशन, चौथा कम्युनिकेशन एंड पांचवा ऑर्गेनाइजेशन। इन पांच में से कौन सबसे इम्पॉर्टेंट होगा जिसके बारे में आपको बताना है। तो बच्चों, अगर कहीं भी अगर आप जाते हैं तो आपका कम्युनिकेशन अगर अच्छा रहेगा तभी ही आपका कोई भी सुन पाएगा। तो ऑप्शन बी आ रहेगा, ये आपका क्या है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड की ओर बात करते हैं, जो कि आपके बोला गया हु फाउंड द लिंक बिटवीन कॉलरा एंड कंटामिनेटेड वाटर। जो कॉलरा और कंटामिनेटेड वाटर के बीच में यह जुड़ाव है, यह किसने बताया था। ये आपके एम्स रायपुर 2017 में पूछा गया। लुइस पाश्चर, रोनाल्ड रोस या फिर एडवर्ड जेनर या फिर जोहन स्नो, किनने बताए थे। तो बाबू आपका जोहन स्नो थे, उन्होंने बताया था कि जो कोलरा और कंटामिनेटेड वाटर है ये दोनों के बीच में क्या है, लिंक, एक जुड़ाव है। लुइस पाश्चर ये आपके क्या चीज़ के बारे में आता है, फर्मेंटेशन के बारे में बताए थे। एडवर्ड जेनर ये तो इन्होंने सबसे पहला वैक्सीन का फॉर्मेशन किया था, जो कि किसके लिए था बाबू, स्मॉल पॉक्स के लिए। तो ये भी आप याद कर लीजिएगा कि सबसे पहले जो वैक्सीन बनाने का जो काम किए थे वो कौन किए थे, एडवर्ड जेनर। और जो आपका कॉलरा और कंटामिनेटेड वाटर का जो आपका रिलेशन बताए थे ये आपके जोहन स्नो के द्वारा बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया बच्चों लोग कि नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। बताओगे कि जो नेशनल मलेरिया प्रोग्राम था यह कब लॉन्च किया गया था, कौन से ईयर में। 1953, 1958, 1970 या फिर 2002, किस ईयर में किया गया था। तो बाबू 1958 में आपका मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम नेशनल ये लॉन्च हुआ था। तो आपका ऑप्शन बी होगा, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों लोग, करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए कि द वैक्सीन दैट लीव्स परमानेंट स्कार इन द बेबी। बताओगे कि कौन सा वैक्सीन है जो कि परमानेंट बेबी पे क्या होता है, स्कार रह जाता है। तो ये आपको भी पता होगा, मिजिल्स है या फिर पेंटावायलेट है या फिर डीपीटी है या फिर बीसीजी है। तो आपके बाह के पास में ऑलवेज एक चिन्हानी होता है जो कि परमानेंट बाद टाइम तक भी रह जाते हैं। वो कौन सा है वो, बीसीजी वैक्सीन। तो ये आपके एम्स रायपुर में इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ऑप्शन डी है, ये आपके करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की ओर अगर बात किया जाए बच्चों लोग, तो पूछा गया है कि इन द करेंसी ऑफ सारस एंड द पैंडेमिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ नर्स इन एपिडेमियोलॉजी। अगर सार्स है या फिर अदर कोई पैंडेमिक आया है तब नर्स का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या वर्क रहता है। यह डीएसएसबी स्टाफ नर्स 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो हेल्थ प्रमोशन, दूसरा डिजीज प्रिवेंशन, तीसरा केस फाइंडिंग या फिर चौथा नंबर में है सर्वाइलेंस। क्या होगा बच्चे लोग, तो आपको पता होना चाहिए कि जब पैंडेमिक वगैरह आया हुआ है तो हम डिजीज से प्रिवेंशन करेंगे। ऑप्शन बी होगा, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे बात करते हैं कि क्वेश्चन पूछा गया कि द सेंटर सिंबल ऑफ अंदर 5 क्लिनिक रिप्रेजेंट। जो 5 क्लिनिक है ये क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, या हेल्थ एजुकेशन को, बी नंबर इम्यूनाइजेशन को, 3 नंबर में फैमिली प्लानिंग को, या फिर डी नंबर में दिया गया है एडिक्वेट न्यूट्रिशन को। किसको शो करता है, तो बाबू ये जो अंदर 5 क्लिनिक रिप्रेजेंटेशन है, फैमिली प्लानिंग बी नंबर है, इस चीज़ को शो
करते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चे लोग कि अंदर 5 क्लिनिक है, ये आपके फैमिली प्लानिंग को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए 7 नंबर में, तो पूछा गया है कि अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट इज एम्फेसाइज्ड इन। बताओगे कि जो अर्ली डायग्नोसिस या फिर जो प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट होता है या किसके लिए एम्फेसाइज है। पहला प्राइमरी प्रिवेंशन, दूसरा सेकेंडरी प्रिवेंशन, तीसरा टर्शियरी प्रिवेंशन या फिर चौथा रिहैबिलिटेशन। किसके लिए है बच्चे लोग? तो आपको पता होना चाहिए कि आपका डायग्नोसिस और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट है ये आपके सेकेंडरी प्रिवेंशन में आता है। किस में आता है बच्चे लोग? सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो ऑप्शन बी नंबर होगा ये आपका करेक्ट होगा। क्या होगा वो? बी नंबर ये आपके करेक्ट ऑप्शन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर बात किया जाए तो 8 नंबर में बोला गया द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी इन द ईयर। बताओगे कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ये सबसे पहले नेशनल हेल्थ पॉलिसी कौन से ईयर में पास किया था? आपका ए नंबर है 1951, सी नंबर है 1977, बी नंबर है 1983 और डी नंबर है 1991। कब किया गया था बच्चे लोग? तो ये आपके 1983 में सबसे पहला आपका इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी स्टार्ट किया गया। अगर 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बात किया जाए बच्चे लोग, तो बोला गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए लाइव वैक्सीन। इनमें से कौन है जो लाइव वैक्सीन आपका नहीं है? ओपीवी, HIV वैक्सीन, BCG या फिर ऑल ऑफ दिस। या क्या होगा बच्चों लोग जल्दी से बताएगा? टाइफाइड, OPV, HIV या फिर BCG वैक्सीन कौन है जो लाइव वैक्सीन नहीं है? तो आपको पता होगा कि आपका जो HIV वैक्सीन होते हैं ये आपके लाइव वैक्सीन नहीं है। ऑप्शन बी नंबर इज आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बोला जाए कि ऑल ऑफ द फ्लोइंग आर नेचुरल कंट्रासेप्टिव मेथड इन्वॉल्विंग अब्सिस्टेंस एक्सेप्ट। बताओगे कि इनमें से कौन सा है जो नेचुरल कंट्रासेप्टिव मेथड में या इन्वॉल्विंग एक को छोड़ के है? पहला ऑब्जर्विंग सर्वाइकल म्यूकस, दूसरा डायफ्राम, तीसरा सिलेंड्रिकल मेथड या फिर चौथा नंबर में बोल सकते हो ऑब्जर्वेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो आपको पता होगा कि जो आपका ये डायफ्राम है ये आपका नेचुरल मेथड नहीं है। तो यानी ऑप्शन बी है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। बाकी ऑल टू ऑल सर्वाइकल म्यूकस देख रहे हैं ये भी आपके नेचुरल कंट्रासेप्टिव मेथड में आ जाते हैं। कैलेंडर मेथड यूज करते हैं यानी ओव्यूलेटरी फेज में आप नहीं कर फिजिकल टच में नहीं आइएगा या फिर बॉडी टेम्परेचर। तो इन तीनों क्या है बाबू ये आपके नेचुरल मेथड में आते हैं। वनली आपका जो ऑप्शन हो गया ये कौन हो गया बाबू? डायफ्राम ये आपका है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन में आएगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की ओर बात किया जाए बच्चों लोग तो 11 नंबर में बोला गया कि अ फ्रेशली प्रीपेयर्ड ORS सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड इन। बताओगे कि एक फ्रेशली ORS सॉल्यूशन है उसको कितने आवर्स के अंदर में यूज कर लेना है? 24 आवर्स या फिर आपका 12 आवर्स या फिर 6 आवर्स या फिर 48 आवर्स। तो बाबू 24 आवर्स के अंदर तक में क्या कर लेना चाहिए? उसको यूज़ कर लेना चाहिए। 12 नंबर क्वेश्चन में बोला गया बच्चे लोग कि जनरल फैसिलिटी रेट रिफर्स टू। जो जनरल फर्टिलिटी रेट है या क्या चीज़ को बताता है? कि नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 100,000 फीमेल्स इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप या फिर नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 प्रेगनेंसी या फिर नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन या फिर नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 फीमेल पॉपुलेशन। जनरल फर्टिलिटी रेट किसको बोलते हैं? तो नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 फीमेल पॉपुलेशन। जो फीमेल पॉपुलेशन है 1000 में वो कितना नंबर ऑफ बर्थ कर रही है इस पे आपका कौन बात करता है बाबू? जो जनरल फर्टिलिटी रेट है ये पता चलता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है
कि द डाइल्यूएंट यूज्ड फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बीसीजी वैक्सीन इज, बोला गया जो डाइल्यूएंट जो यूज किया जाता है कंस्टिट्यूशन ऑफ बीसीजी वैक्सीन को घोलने के लिए वो क्या चीज़ होता है, डेक्सट्रोज, ग्लिसरीन, नॉर्मल सलाइन या फिर डिस्टिल वाटर, क्या होता है बच्चे लोग। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, वो आपका नॉर्मल सलाइन है। उसी के साथ जो बीसीजी का जो वैक्सीन है उसको डिजोल्व जो कंस्टिट्यूशन होता है उसको उसमें डाइल्यूट किया जाता है। तो ऑप्शन बी नंबर ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो बात करते हैं बच्चों लोग क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। बोला गया कि बच्चों फॉल्स लीवर मैनिफेस्टेशन है आर फॉलो एज, कब एक्सपेक्ट सिर्फ एक को छोड़कर बताना है। जैसे जो फॉल्स लीवर मैनिफेस्टेशन है वो इसका सिम्टम्स आपको नीचे में दिया हुआ है, लेकिन इनमें से एक है जो कि ट्रू लीवर का है, तो आपको उसको साइड करके बताना है। सबसे पहला बोला गया कंट्रैक्शन लेसन विथ एक्टिविटी और रेस्ट, जब आप चाहे एक्टिविटी करो चाहे आप रेस्ट में रहोगे तो ये कंस्ट्रक्शन आपके ऑलवेज होते रहेंगे। सर्विस प्रोग्रेसिव अफेक्टेड एंड डायलेटेड। तीसरा नंबर बोला गया कि कंट्रैक्शन इरेगुलर। चौथा नंबर बोला गया एबनॉर्मल डिस्कम्फर्ट। तो बाबू एबनॉर्मल डिस्कम्फर्ट हो गया, कंट्रैक्शन इरेगुलर हो गया या फिर सर्विस प्रोग्रेसिव अफेक्टेड एंड डायलेटेड हो गया। ये सभी आपके फॉल्स लीवर में भी देखने को मिलता है, लेकिन कंट्रैक्शन लेसन एक्टिविटी करो या ना करो तब भी आपको किस में देखने को मिलता है, ट्रू में। तो एक्सेप्ट कौन हो जाएगा बच्चा लोग, ए नंबर हो जाएंगे, ये आपके करेक्ट हो जाएंगे। बात करते हैं 70 नंबर क्वेश्चन के बारे में, जो कि बोला गया कि ऑल एमॉन्ग द फ्लोइंग प्रिंसिपल मूवमेंट्स अकर ड्यूरिंग अबाउट द एक्सपेक्टेड। बताओगे कि कौन सा एक्सपेक्टेड लेबर के दौरान में आपको देखने को मिलता है, इंगेजमेंट, क्रॉइंग, रिट्रैक्शन या फिर रेस्टिट्यूशन, क्या चीज़ देखने को मिलता है। जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है बच्चे लोग, तो ये आपकी जो क्रोइंग है, क्या है बाबू, ये क्रोइंग ये आपका नहीं होगा, ना आपका इंगेजमेंट होगा और ना ही आपका क्या होगा बाबू, रेस्टिट्यूशन होगा। आपका रिट्रैक्शन है, ये आपके क्या चीज़ में देखे जाते हैं, तो ये आपके लेबर एक्सपेक्टेड में रिस्ट्रक्शन को देखा, रिट्रैक्शन को देखा जाता है। ऑप्शन बी होगा, ये आपका करेक्ट होंगे। जेस्टेशनल 80 नंबर में बोला गया कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ इंक्रीज रिस्क फॉर द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इनमें से कौन है जो जेस्टेशनल डायबिटीज को इंक्रीज करने का रिस्क है, सिर्फ एक को छोड़कर, मैक्रोसोमिया, दूसरा दिया हुआ स्मॉल फॉर डेट फिटस या फिर पैरामैच्योरिटी एंड स्टिल बर्थ, या फिर डी नंबर में बोला गया कि कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी, क्या चीज़ है बच्चे लोग। तो आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल फॉर डेट फिटस ये है, ये आपके जेस्टेशनल डायबिटीज़ का रिस्क फैक्टर नहीं है इंक्रीज करने का। ऑप्शन बी है बच्चा, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर में कि पैराग्रेविडा डिफाइन एज, बताओगे पैराग्रेविडा किसको बोलते हैं, बॉर्न फ्रॉम द बिगिनिंग टू 38 to 42 वीक्स, या फिर नंबर ऑफ पास्ट प्रेगनेंसी गोन बियॉन्ड पीरियड ऑफ विएबिलिटी, या फिर सी नंबर टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर एनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट बिफोर द पीरियड ऑफ विएबिलिटी। क्या होगा, ये आपके ESI नर्सिंग स्टाफ 2019 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो बाबू नंबर ऑफ पास्ट प्रेगनेंसी ग्रो बियॉन्ड पीरियड ऑफ विएबिलिटी है, ये इसके बारे में बताया जाता है। जैसे आप सभी को पता होगा कि पैरा यानी जो वन टाइम जो सिर्फ प्रेगनेंसी कंसीव की है, और मल्टी यानी एक से अधिक बार। बात करते हैं बच्चों लोग 20 नंबर क्वेश्चन के बारे में कि जो नेगेली रूट्स इज यूज्ड टू कैलकुलेट
जो नेगेली रूल्स है ये क्या चीज़ को कैलकुलेट करता है, ये भी आपके ESI स्टाफ नर्स पेपर में पूछा गया है। पहला एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, दूसरा सर्वाइकल डायलिटेशन, तीसरा एमनियोटिक फ्लूइड, चौथा गेस्टेशनल पीरियड। तो ये बाबू नेगेली रूट है, ये आपके एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी को बताता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन के बारे में कि द शेप ऑफ द ब्रेम इन एंथ्रोपोड पेल्विक, जो एंथ्रोपोड पेल्विक होते हैं उनमें कैसा शेप का ब्रीम होता है, ट्रेंगुलर विथ बेस टुवर्ड सैक्रम, वेल राउंडेड, या फिर स्क्वायर, या फिर ओवल, कैसा होता है बच्चे लोग। तो एंथ्रोपोड पेल्विस में ओवल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। क्या मिलता है? ओवल। आपका डी नंबर है, ये आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मेनू कर्व मोर कॉमनली यूज टू मैनेज सोल्जर डिस्टोसिया, जो मेनू कवर है जो कि कॉमनली यूज किया गया था कि सोल्जर डिस्टोसिया को मैनेज करने के लिए, तो ये किसके द्वारा किया गया था? रोस्टियो मैनूवर, या फिर मेमेलियन मैनूवर, या फिर मैक रॉबर्ट्स मैनोवर, या फिर जेफ मार्शल मैनोवर, किसके द्वारा बच्चे लोग? तो ये सर आपके मैक रॉबर्ट मैनोवर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी है, ये आपके करेक्ट ऑप्शन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात किया जाए 21 में कि बोला गया ड्यूरिंग द एक्टिविटी फेज ऑफ लेबर द सर्वाइकल डायलिटेशन पर आवर इन प्राइमरी ग्रेविडा इज अप्रोक्सीमेटली, जो प्राइमरी ग्रेविडा मदर होती हैं उनमें कितना डायलिटेशन पर आवरली सर्विक्स करता है? 2.3 सेंटीमीटर, 1.9 सेंटीमीटर, या फिर आपका 225 सेंटीमीटर, या फिर आपका क्या हो जाएगा बच्चे लोग, या फिर आपका 1.2 सेंटीमीटर। तो ये कितना करते हैं वो? प्राइमरी ग्रेविडा में 1.2 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन डी है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 22 के बारे में। बोला गया द अर्ली प्यूरिपेनियम एक्सटेंड, जो अर्ली प्यूरिपेनियम है ये कब एक्सटेंड करता है? अंटिल द फर्स्ट वीक ऑफ द पोस्टपार्टम, या फिर अप टू फर्स्ट ईयर ऑफ द डिलीवरी, या फिर अंटिल द 13th वीक्स ऑफ द पोस्टपार्टम, या फिर अंटिल द 12th वीक्स ऑफ द पोस्टपार्टम। इनमें से कौन होगा बच्चे लोग? ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये आपका क्या होगा? इन चारों में से क्या होगा? अंटिल द फर्स्ट वीक ऑफ द पोस्टपार्टम, या फिर आपका क्या होंगे? तो ये आपका होगा बाबू अंटिल फर्स्ट वीक ऑफ पोस्टपार्टम। ये आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। ओके, बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन के बारे में। बोला गया, क्या बोला गया बच्चों लोग कि ऑफ द 6 to 7 मिलियन ऑफ द oocyte अवेलेबल, कितना रहता है? 6 से 7 मिलियन रहता है। तो हाउ मेनी रिलीज ड्यूरिंग द इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन के टाइम में कितना रिलीज होता है? 100 से 200, 400 से 500, 2000 से लेकर 3000, या फिर 3000 से लेकर 4000। तो सर ये आपका 400 से लेकर 500 oocytes आपके रिलीज होते हैं, यानी आपका क्या हो जाएगा बाबू? सी नंबर है, ये आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नॉन इंगेजमेंट एट द टर्म इन द प्राइमरी ग्रेविडा, जो प्राइमरी ग्रेविडा होते हैं उनमें सबसे मोस्ट कॉमन कॉज क्या है नॉन इंगेजमेंट का, जो कि बताना है। ये आपके पटना एम्स नर्सिंग के लिए ये क्वेश्चन आया हुआ था, जिसमें आपका ब्रॉज प्रेजेंटेशन, हाइड्रा एमनियोज ब्रिज प्रेजेंटेशन, या फिर सेफेलिक पेल्विक डी प्रोपोर्शन। तो आपका CPD है, ये आपके आंसर होंगे कि जो कि सबसे मेन कॉज होता है किसके लिए? नॉन इंगेजमेंट के लिए। कौन? सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन। ये आपके करेक्ट ऑप्शन होगा। तो बच्चों लोग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप 5 से 6 लाइव हमारे चैनल के साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। सपोर्ट मेडिकल नर्सिंग अड्डा 2.0।